नमस्कार दोस्तों, हमारा नाम है घनश्याम मुरानी और आप देख रहे हैं विश्व भारती चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, किस तरह से 2019 के अंत से भारत में या महाराष्ट्र में राजनीति का स्तर किस तरह से गिरता चला जा रहा है और कितना गिरोगे ये सवाल है। तो चाहे उसके अंदर राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी यानी एनसीपी के जो अध्यक्ष हैं सन्माननीय शरद पवार हों, शिवसेना उद्धव बालासाहेब ठाकरे के प्रमुख सन्माननीय उद्धव बालासाहेब ठाकरे हों या उनके प्रवक्ता संजय राउत, क्योंकि ये पूरी जो कहानी है तब से ये तो इस संजय राउत के आसपास ही घूमती है। कौन है ये राज्यसभा के सांसद हैं शिवसेना से, उद्धव बालासाहेब ठाकरे के शिवसेना से, और उसी शिवसेना उद्धव बालासाहेब ठाकरे के प्रवक्ता। इन्हीं के वजह से ये जो आइडियोलॉजी छोड़ी शिवसेना पार्टी ने, यानी बालासाहेब ठाकरे के सुपुत्र के अध्यक्षता में जिस पार्टी ने आइडियोलॉजी छोड़ी और जिस वजह से उनके 40 विधायक छोड़ करके चले गए, उसके सूत्रधार कौन? यही संजय राउत हैं। ये जिसके लिए कुर्सी लेकर के भागते हुए आ रहे थे, आपने देखा हुआ यूट्यूब पर और कई सारे मीडिया चैनल्स पर कि शरद पवार साहब के लिए कुर्सी लेकर के आ रहे थे। कई बार इन्होंने बयान भी दिया था उस समय कि यूपीए के अध्यक्ष शरद पवार साहब को बनाया जाना चाहिए, जबकि ये शिवसेना खुद यूपीए में मेंबर भी नहीं थे। माफ कीजिए, ये शिवसेना यूनाइटेड प्रोग्रेसिव अलायंस में मेंबर तक नहीं थे, सभासद नहीं थे। उसके बावजूद इनका वक्तव्य था। क्या नई घटनाएं हुई है, किस तरह से खुद के विरोधाभास में ये फंसे हुए हैं, उसी पर आज ये सारी जानकारी हम आपके सामने रखने जा रहे हैं। देखिए, जब शिवसेना की सत्ता थी, शिवसेना के मुख्यमंत्री थे सन्माननीय उद्धव बालासाहेब ठाकरे, महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री थे। उस समय जो ये पतरावाला चाल का केस निकला मुंबई में, क्या निकला था उसमें? जो बिल्डर वहां पर थे उन्होंने वहां के जो रहवासियों को वहां से हटाया, उन्हें कई साल भाड़ा नहीं मिला वगैरह वगैरह। उन्हें जो वहां पर रीडेवलप करके उस प्लॉट को, जमीन को, इन्हें जो जगह देनी चाहिए थी वो तो नहीं मिली। उन्हें यहां तक कि ट्रांजिट अकोमोडेशन के लिए दर दर भटकना पड़ा था, पैसे भी नहीं मिल रहे थे डेवलपर से। ये बताया जा रहा है कि उस डेवलपर के ये जो संजय राउत है ये पार्टनर हैं। और मजे की बात यह है कि उसी समय लगभग या उससे थोड़ा पहले ये उद्धव बालासाहेब ठाकरे साहब की जो महाविकास आघाड़ी की सरकार आई थी, इनके ही नेतृत्व में, ये खुद मुख्यमंत्री थे उद्धव बालासाहेब ठाकरे, तो इनके नेतृत्व में जो सरकार आई थी, उन्होंने जो सीबीआई को तफ्तीश करने का यानी जांच करने का जो अधिकार था महाराष्ट्र में, उसे रद्द कर दिया था, उस एग्रीमेंट को। लेकिन जब इनके व्यवहार पाए गए कि जितना इन्होंने ऑफिशियल इनकम दिखाया है या जितना इन्होंने काम करने का इनकम बताया है आए, उससे ज्यादा पैसे इनके पास प्राप्त हुए हैं। जब उसमें जांच हुई तो बताया गया कि वो जो बिल्डर की कंपनी है वहां से लोन लिया गया वगैरह वगैरह, यानी इनके खुद के नाम पे हो या इनके पत्नी के नाम पे हो या इनके घर के सदस्यों के नाम पे हो। उसकी जब जांच हुई, इन्हें गिरफ्तार किया गया, क्योंकि लोन जो लिया है या तो उसका ब्याज दिया जाना चाहिए, लोन की कुछ तो किस्त वापस कर दी जानी चाहिए, जिसमें से कुछ नहीं हुआ था, जिससे से स्पष्ट रूप से नजर आ रहा था कि ये भ्रष्टाचार के पैसे हैं। खैर, वो मुकदमा तो अभी न्याय प्रविष्ट है, न्यायालय में है, वो तो चलेगा। लेकिन उस पर इन्होंने क्या वक्तव्य किया था, उसमें जो विटनेस थे, साक्षीदार, जो साक्ष्य देने वाले, उनके खिलाफ इन्होंने टिप्पणियां की थी। जो एनफोर्समेंट डायरेक्टोरेट यानी ईडी के पास साक्षीदार थे, उसमें कुछ के खिलाफ इन्होंने कहा कि ये विटनेस बराबर नहीं है, ये झूठी गवाही दे रहे हैं। ये खुद जज बन जाते हैं ना कभी कभी। और जो मुंबई पुलिस के पास जो जांच हुई, उसमें जो साक्षीदार थे वो सही है। क्यों? क्योंकि उन्होंने संजय राउत साहब के खिलाफ साक्ष्य नहीं दी। ये आजकल तो इन्हें पता नहीं कौन सा भूत सवार हो जाता है, राष्ट्रवादी पार्टी यानी नेशनल कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता भी बन जाते हैं, वो एक अलग विषय है। लेकिन एक और इनका महत्वपूर्ण रोल है, इन्होंने किस तरह से शिवसेना उद्धव बालासाहेब ठाकरे पार्टी को और उनके अध्यक्ष को किस तरह से मिसगाइड करके रखा है, किस तरह से हवा में रखा है और किस तरह के इनके विरोधाभास वाले वक्तव्य होते हैं। जब देवेंद्र फडणवीस की सरकार थी तो उस समय पेट्रोकेमिकल रिफाइनरी प्रोजेक्ट के लिए जो जगह थी वो बारसू में, सोलगांव गांव में ये फिक्स की गई थी, अलॉट की गई थी। उस समय इन्होंने कोई विरोध नहीं किया। जब इनकी सत्ता थी, इन्हें किसानों की इतनी चिंता थी, तो इन्होंने बदलनी चाहिए थी जगह। इनका मुख्यमंत्री था,
उद्धव बालासाहेब ठाकरे ये 2.5 साल महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री थे, तब इन्हें किसानों का कुछ नहीं पड़ा था। और आज जब एकनाथ शिंदे मुख्यमंत्री हैं महाराष्ट्र के, तो ये विरोध कर रहे हैं किसानों के नाम पे, स्थानिक लोगों का नुकसान होगा इस नाम पर। लेकिन जो पिछले 2.5-3 साल से या 3.5 साल से ज्यादा हो चुका है, ये जगह एलोकेट की गई है उस प्रोजेक्ट के लिए, तब तक ये शांत थे। क्यों? क्योंकि इनके पास सत्ता थी। अब इन्हें कुछ ना कुछ राजनीति करनी है, जबरदस्ती विरोध करना है एकनाथ शिंदे का। ये किस तरह का विरोधाभास है? एक और हम महत्वपूर्ण आपको जानकारी देंगे। तीसरी के अंदर भी 2 जानकारियां हैं। क्या है कि एक स्टैंड अप कॉमेडियन है जो सटायर करते हैं आजकल, उनका नाम है कुणाल कामरा। तो उनका एक शो चलता है यूट्यूब पर, शट अप कुणाल कामरा शो। उस पर ये संजय राउत साहब गए। वैसे तो ये काफी फेमस हैं, काफी मशहूर हैं कि पत्रकारों को इस तरह के जो टीका टिप्पणी करते हैं राजनीति पर, उन्हें गालियां देना, उन्हें अपमानित करना, उनके खिलाफ वक्तव्य देना, उन्हें उठा करके जेल में डाल दो, इस तरह से कह देना, और खास करके महिलाओं पर और माइनॉरिटीज पर इनके वक्तव्य, कोई ज्यादा अच्छे वक्तव्य कभी दिखाई नहीं दिए। कंगना रनावत सबसे पहला उदाहरण देंगे हम आपको नजदीकी का। पिछले जब 2.5-3 साल में इनकी जो सरकार रही, उस समय कंगना रनावत के साथ इन्होंने क्या किया? उसने कुछ टीका टिप्पणी की महाराष्ट्र के उस समय के मुख्यमंत्री सन्माननीय उद्धव बालासाहेब ठाकरे जी की। उनका जो ऑफिस है, इन्होंने वहां पर डेमोलिशन करवा दिया, तोड़वा दिया। और क्या छापा अपने वर्तमान पत्र सामना में, हिंदी में तोड़ डाला, फ्रंट पेज पे हेडलाइन। और ये आज किसानों की बात कर रहे हैं, स्त्रियों के सम्मान की बात कर रहे हैं, जो केंद्र में रेसलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया के तरफ से जो भी कुछ लफड़ा चल रहा है, एमपी बृजभूषण शरण सिंह, इनके खिलाफ जो जंतर मंतर पर आंदोलन हो रहा है कुश्ती खेलने वालों के द्वारा, इस पे इनका समर्थन किसे है? कि उन्हीं लोगों को है जिन लोगों ने नारे लगाए। कौन से? मोदी तेरी कबर खुदेगी, उनको समर्थन देना क्या इन्हें शोभा देता है? देश के प्रधानमंत्री के खिलाफ जो खड़े हैं षड्यंत्र के तहत, उन्हें ये समर्थन देंगे? तो किस तरह का विरोधाभास है? कभी ये सावरकर के पक्ष में बात करते हैं, और जब राहुल गांधी सम्माननीय वीर सावरकर के खिलाफ टीका टिप्पणी करते हैं, निंदा करते हैं, तब इनकी बोलती बंद होती है, ये उनका विरोध नहीं करते। लेकिन आपको एक बात बता दें, इनके विरोधाभास के चलते पार्टी के इनके ऑलरेडी 2 टुकड़े तो हो चुके हैं। बाकी जो इनके पास 14-15 विधायक बचे हुए हैं, उसमें से 1, 2 या 3 को अगर छोड़ा, तो बाकी सब भी एकनाथ शिंदे के ओरिजिनल शिवसेना, जिनके पास नाम और धनुष्य बाण प्राप्त है इलेक्शन कमीशन द्वारा, और आगे आने वाले समय में सुप्रीम कोर्ट से भी आदेश उन्हीं के पक्ष में होने जा रहा है, ऐसी स्पष्ट रूप से जानकारियां प्राप्त हो रही है। तो ऐसे पूरे हालात में ये जो 16 विधायकों का डिस्क्वालिफिकेशन की मांग इन्होंने रखी है, इस मांग के ऊपर भी इन्हें कहा जाएगा कि महाराष्ट्र के विधानसभा के जो अध्यक्ष हैं, उनके अधिकार क्षेत्र में जो विषय है, उसमें सुप्रीम कोर्ट सीधे सीधे हस्तक्षेप नहीं कर सकता। अब वहां पर जाइए, वहां पर जो भी निर्णय होगा, अगर आपको वो पसंद नहीं है, आपका समाधान नहीं हो, तो आप सम्माननीय सर्वोच्च न्यायालय में अपनी याचिका लगा सकते हो। तो इस तरह के विरोधाभास के चलते किस तरह से ये राजनीति का स्तर पूरा गिर चुका है पिछले 2.5-3 सालों में, यानी 2019 के दिसंबर से लेकर के, और अब चल रहा है 2023 का मई। ऐसे पूरे परिस्थिति के अंदर आपको क्या लगता है कि इन्होंने जो हिंदुत्व की पूरी जो स्ट्रेटेजी थी, जो इनकी पूरा सिस्टम था बाला साहब ठाकरे का, उसे छोड़ना, यानी अपने पैरों तले की जमीन को लात मार करके भगा देना, अपने पिता ने क्रिएट किए हुए, क्या ये इनका निर्णय सही था, योग्य था या अयोग्य था? ये बहुत बड़ा सवाल है, क्योंकि इन्होंने अगर राजनीति में कुछ किया तो एक मसला अलग है, लेकिन हनुमान चालीसा का विरोध करना, नवनीत राणा को उठा करके अंदर डाल देना, यानी अपने ही धर्म के खिलाफ काम करना, ये कहां पर शोभा देता है? ये बहुत बड़ी बात है दोस्तों। आने वाले समय में इनका क्या होने जा रहा है, नहीं होने जा रहा है, ये एक अलग मसला है। लेकिन ये जो वज्रमूठ महाविकास आघाड़ी की वज्रमूठ सभा जो इन्होंने बुलाई है, ये सिर्फ एक ढोंग है, एक चोचला है, क्योंकि आने वाले समय में मुंबई में
बृहन्मुंबई महानगर पालिका के चुनाव होने जा रहे हैं, जिसका बजट 50,000 करोड़ से ज्यादा होता है। यानी दूध देने वाली भैंस है या गाय है आप कहिए, इसलिए, या फिर महाराष्ट्र में कई सारे अनेक नगर पालिका और महानगर पालिका के चुनाव आने वाले 6 महीनों के अंदर होने जा रहे हैं। तो ऐसे पूरे परिस्थिति के अंदर ये जो सारी जानकारियां हैं, इसके आधार पर आपको क्या लगता है कि आगे क्या होने जा रहा है, आपकी राय और इस जो जानकारी आपके सामने रखी गई उस विषय में आपकी राय जो भी हो वो आप जरूर नीचे कमेंट बॉक्स में लिख करके हमें जरूर बताएं। साथ ही साथ अगर आपको ये सारी जानकारियां अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए। आप ही का विश्ववर्ती चैनल है, इसे जल्द से जल्द सब्सक्राइब करें। आप सभी लोगों ने इस वीडियो को पूरा अंत तक देखा, इसके लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय मां भारती।